पिछली वीडियो में हमने पी रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में बात की थी। आज हम आरओसी और आरओई के बारे में बात करेंगे। तो आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको निकालने के मार्केट के अंदर 2 तरीके हैं। एक होता है कि जो कि पूरे कैपिटल को यूज़ में लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाटा पावर की हम बात कर रहे हैं। सो टाटा पावर के अंदर जैसे यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना यूज़ हुआ है टोटल प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितना पैसा काम में लिया गया है। सो यहाँ पर जैसे टाटा पावर के अंदर इस साल 1 करोड़ सॉरी 1,28,096 करोड़ रुपीज़ का यूज़ हुआ है। ये मतलब प्रॉफिट जनरेट करने के बाद में लोन भी लिया है, बट मतलब पूरे साल के अंदर इतना यूज़ नहीं हुआ है। लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास में यूज़ होगा। बाकी तो प्रॉफिट जैसे-जैसे क्वार्टरली कंपनी करती गई हर महीने, हर 2-4 महीने में, वो यहाँ पर जुड़ता गया है। बट बेसिकली हम मान के चलते हैं कि 1,28,000 करोड़ के आसपास में कंपनी ने यूज़ किया। अब उसके ऊपर कंपनी ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया, तो यहाँ पे 1,28,000 करोड़ के ऊपर कंपनी ने जनरेट किया 9,000 करोड़ के आसपास में ग्रॉस प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये कहता है कि 1,28,000 करोड़। तो यहाँ पे आ गया 7% के आसपास में कंपनी ने आरओसीई निकाला है। तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि trendline.com एक वेबसाइट है। यहाँ पे 7% के आसपास में आरओसीई आपको नज़र आएगा। बट वहीं दूसरी वेबसाइट, जो काफ़ी सारी दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, वो जो तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं, स्किनर.इन के ऊपर यहाँ पे 12.4 आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पूरे पैसे को काम में नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि जो कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है, वो यूजुअली एक तो कंपनी का पैसा जो कि रिजर्व्स के अंदर है, दूसरा लोन का जो पैसा है, सिर्फ वही पैसा लगा हुआ है। बाकी जो अदर लायबिलिटी सेक्शन होता है, वहाँ पर तो जैसे उधारी का माल जैसे कुछ आया हुआ है, जिनका पेमेंट अभी होना बाकी है, जो रॉ मटेरियल उधारी में आया हुआ है, उस पैसे को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर हमें ना तो इंटरेस्ट पे करना और ना ही वो पैसा जो एसेट जो पैसा मिला है हमें उधारी वाला, ना वो उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर लगा सकते हैं उसको। सो ये जो मेथड होता है, ये कैलकुलेट करता है सिर्फ रिजर्व्स और कैपिटल को, और दूसरा बोरोइंग्स वाले कैपिटल की, तो इसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें मार्च 2022 की, तो यहाँ पर ये बोलता है कि पिछले साल जितना कैपिटल था, उसके ऊपर कंपनी ने कितना जनरेट किया, तो यहाँ पे 73,000 करोड़ के आसपास में टोटल कैपिटल यूज़ हुआ। इसके ऊपर कंपनी ने 9,000 करोड़ के आसपास में कमाए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 12.5% के आसपास में अपने को आरओसी देखने को मिलता है। सो बेसिकली मैं भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करता हूँ आरओसी को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि लोन का पैसा और दूसरा शेयर होल्डर्स का पैसा, जो कि रिजर्व्स में माना जाता है। बाकी जो अदर लायबिलिटी सेक्शन में जो कि उधारी वगैरह होती है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स होता है, उस पैसे को मैं भी इंक्लूड नहीं करता आरओसी कैलकुलेट करते वक्त। सो सेकेंडली जो और आरओसी जो मेथड होता है, जो आरओसी परसेंटेज निकालने के बाद में हमें ये क्या पता चल जाएगा कि जो टोटल फंड यूज हुआ है कंपनी के अंदर में, उसके ऊपर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। इसका स्टॉक मार्केट की जो प्राइस होती है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये बुक वैल्यू वाली जो प्राइस होती है, इसके ऊपर माना जाता है। सो अगर स्टॉक प्राइस अगर बुक वैल्यू से 2.5 गुना ऊपर चल रहा है, तो ये परसेंटेज जो होगा आरओसी वाला, वो उस हिसाब से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अगर अभी आपको प्राइस स्टॉक प्राइस के हिसाब से आरओसी कैलकुलेट करना है तो। अब सेकंड जो बात हम कर रहे हैं आरओई की, तो आरओई यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 12.6% के आसपास में दिखा रहा है। बट इसको भी अगेन कितने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं। अब इसको जो कैलकुलेट करने का पहला तरीका, तो हम लोग जो मान के चलते हैं वो ये है कि जो शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होगा जो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, जिसको हम रिजर्व्स वाला पैसा मानते हैं। सो रिजर्व्स वाले पैसे के ऊपर कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट निकाला है। सो इसका सीधा फॉर्मूला का, जैसे रिजर्व्स वाला पैसा यहाँ पर कितना यूज हुआ था, 22,000 करोड़ के आसपास में यूज हुआ था। अब इसके ऊपर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना निकाला 2023 के अंदर, वो निकाला 3,800 करोड़ के आसपास में। सो सीधा का सीधा फॉर्मूला आ गया कि 3,800 करोड़ के आसपास में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। टोटल फंड जो कंपनी ने यूज किया वो 22,000 करोड़ के आसपास में था। तो यहाँ पे कंपनी ने ऑन एन एवरेज 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला है। बट यहाँ पर दूसरे भी जो सेक्शंस हैं, उनके ऊपर बात करने से पहले हम ये बता देते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग के अंदर रिजर्व का पैसा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए बोरोइंग्स वाला जो पैसा है, उसका तो हमने ब्याज पे कर दिया, तो उसके बाद में तो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है यहाँ पर। तो जो अगर मान लीजिए आपका जो लोन के प्रति क्या मतलब जितनी आपकी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको टाइम पर ब्याज पे कर देना है, बाकी आप ही का पैसा है वो, आप बस ब्याज पे कर दे रहे हो टाइम के ऊपर, राइट। तो हम ब्याज पे करने के बाद में जो उससे लोन वाले पैसे से भी जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, वो हम कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसी के पैसे का प्रॉफिट्स मान के चलते हैं। इसलिए हम नेट प्रॉफिट्स को हम बात करते हैं यहाँ पर, कि नेट प्रॉफिट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि शेयर होल्डर्स के पैसे के ऊपर कंपनी ने निकाला है, एंड दैट इज अराउंड 17% के आसपास में। और जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या क्या निकाल, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है, इस जो ग्रोस प्रॉफिट होता है उसके अंदर से हम लोग जब एक तो लोन का जो पैसा होता है इंटरेस्ट वाला वो निकाल देते हैं, दूसरा जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, जो एसेट्स का वैल्यू कम होता है टाइम के साथ में, वो जितना वैल्यू कम होता है एक साल के अंदर, जितना वैल्यू कम हुआ है उसको हम माइनस कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से, तो नेट प्रॉफिट, और बाद में हमारे पास में एक प्रॉफिट जनरेट होता है यहाँ पर कि जैसे 5,457 करोड़ के आसपास में, इसके ऊपर फिर हम टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये हो गया शेयर होल्डर्स का पैसा, जो कि हमें या तो एज ए डिविडेंड कुछ पैसा पे कर दिया जाता है, या फिर हमारे जो कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे एज ए शेयर होल्डर्स का पैसा लिख दिया जाता है, जो कि रिजर्व्स होते हैं।
अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो भी दूसरे फॉर्मूले भी कंपनीज यूज में लेती हैं। उन फॉर्मूलों के अंदर में क्या करती है कंपनी, जो यहाँ पर लोन को पे ऑफ करने के बाद में जो पैसा होता है उसको भी कंपनी अपने रिजर्व्स वाले पैसे में काम इंक्लूड कर देती है। जैसे हमने बात किया कि लोन का पैसा भी कंपनी का ही पैसा है, अगर आप ब्याज पे कर रहे हो तो सिंपली। सो बहुत सारे जो कंपनी के जो फंड्स होते हैं, जो जो कैलकुलेशन में काम में लेते हैं, वो इस पैसे को भी इसी के अंदर में इंक्लूड कर देते हैं, बस एक इंटरेस्ट वाला जो पार्ट होता है उसको माइनस करने के बाद में। सो वो भी एक फॉर्मूला है, बट जो मैं फॉलो करता हूँ वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करता हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट आरओई से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे के ऊपर कितना जनरेट कर रहा है। सो अब अगेन आरओई और आरओसी किसके बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, बुक वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। बुक वैल्यू वाले जो, क्योंकि बुक वैल्यू किसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो एसेट्स और रिजर्व्स कंपनी के पास में पड़े हुए हैं उनके बेसिस के ऊपर जो कैलकुलेट किया जाता है। अब सेकेंड थिंग कि अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हम कैलकुलेट कैसे करें कि अगर हमें रियल करंट प्राइस के हिसाब से कितना रिटर्न कमा रहा है, अगर उसको पता करना है तो उसके लिए हमने पी डिस्कस किया था कल की बेच के अंदर कि पी उसी चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे 21 रुपीज़ के ऊपर ₹1 कंपनी कमा रही है, जो कि कैपिटल के ऊपर 12% का कमा रही है, बट 21 रुपीज़ के ऊपर ₹1 कमा रही है, जो कि अराउंड 5% के आसपास में कमा रही है, जो कि इस शेयर होल्डर्स शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग कमा रही है। सो बस इतना ही है। बाकी अपने को जो आगे जब डिस्कस करेंगे हम लोग किसी आगे आगने वाले वीडियोस के अंदर, हम कंपनीज की रिसर्च करेंगे। उन रिसर्चेस के अंदर हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, अगेन मतलब प्रैक्टिकली यूज करेंगे इस डेटा को। फाइनली सी यू टुमारो, जिसमें जो बात करेंगे तो डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड और रेशियोज के बारे में बात करेंगे। डेटर्स डेज, इन्वेंट्री डेज और डेज पेएबल और कैश कन्वर्जन साइकिल, ये जो आप लोग रेशियोज देखते हैं इनके बारे में हम कल इनके बारे में बात करेंगे। सी यू टुमारो।